नमस्कार दोस्तों, एनआई इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत चीन स्टैंड ऑफ के बीच भारत ने अपने डिप्लोमेटिक पोलराइजेशन से चीन को कैसे मात दी। क्या चीन का भारत के खिलाफ एग्रेशन इसी डिप्लोमेटिक पोलराइजेशन का नतीजा तो नहीं? क्या इस तरह के डिप्लोमेटिक पोलराइजेशन से चीन के विस्तारवादी फन को कुचला जा सकता है? इतना ही नहीं दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताने वाला हूँ इंडो पैसिफिक रीजन में जर्मनी की स्ट्रेटजी क्या है, इससे चीन क्यों बौखला गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक तरफ जहां कोरोना, हांगकांग, ताइवान तथा वीगर मुसलमान पर अत्याचार की वजह से चीन पहले से ही बैकफुट पर है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है। चीन ने इस विकट परिस्थिति यानी समय को अपने विस्तारवादी मंसूबे को साकार करने के लिए इसे एक अवसर के रूप में लिया है। इसके तहत चीन ने ताइवान पर कब्जा करने के मकसद से अपने अगस्त प्लान के तहत दक्षिण चीन सागर में लगभग 40,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। इसको लेकर चीन ने अपने हैनान द्वीप पर एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया है, लेकिन चीन वहां पर अमेरिका के हस्तक्षेप की वजह से बैकफुट पर है। दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन की तैयारी को देखते हुए अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन तथा निमित्ज को दक्षिण चीन सागर में उतार दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने चीन को प्रवोक करते हुए उसने चीन के नो फ्लाई जोन में अपने U-2 तथा RC सीरीज के स्पाइंग एयरक्राफ्ट को भेजकर उसकी सैन्य तैयारियों की जासूसी किया। अमेरिका ने चीन को खतरे को देखते हुए विश्व के सबसे घातक बमवर्षक विमान B-2 बॉम्बर का डिप्लॉयमेंट डियागो गार्सिया एयरबेस पर कर दिया है। अमेरिका के इस आक्रामक रवैये के बाद चीन अब दक्षिण चीन सागर में क्षेत्र में डिफेंसिव मोड में आ गया है। अमेरिका द्वारा चीन को दिए गए जख्म को भारत और रूस की जोड़ी ने कुरेदने का काम किया है। यानी चीन के पड़ोसी दुश्मन देश जिनसे दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ डिस्प्यूट है, उन देशों को रूस के क्लियरेंस मिलने के बाद भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल देने का फैसला किया है। दरअसल रूस का क्लियरेंस न मिलने की वजह से भारत इसका एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा रूस ने चीन के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भी रोक दी है। इसके इतर भारत ने रूस के साथ 21 MiG-29 तथा 12 Su-30 MKI का एक बड़ा रक्षा सौदा किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन सारी घटनाओं के साथ साथ भारत चीन स्टैंड ऑफ पैरेलल वे में चल रहा है। इसी बीच चीन को थाईलैंड की तरफ से एक बड़ा झटका लगा। दरअसल थाईलैंड ने चीन के करा कैनाल प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है, जिससे उसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का से रास्ता मिलना मुश्किल हो गया है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में तनाव के बाद भारत ने अपने वॉरशिप्स को यहीं तैनात कर दिए थे। चीन की कोशिश थी कि करा कैनाल रास्ते का एक्सेस हासिल करके हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच आसानी से गुजरा जा सके। यदि यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो चीनी जहाजों को हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर तक पहुंचने में बहुत कम समय लगता। करा कैनाल प्रोजेक्ट 120 किलोमीटर का मेगा कैनाल प्रोजेक्ट था। आप इसे मैप में आसानी से देख सकते हैं। चीन के लिए रणनीतिक तौर पर यह एक व्यापारिक रास्ता हो सकता था। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद चीन को स्ट्रेट ऑफ मलक्का की इंपॉर्टेंस लगभग खत्म हो जाती, लेकिन थाईलैंड ने चीन के सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। थाईलैंड के फैसले से साफ है, भले ही चीन भारत के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना रहा हो, लेकिन एशिया समेत विश्व में प्रभुत्व स्थापित करना चीन के लिए आसान नहीं होने वाला है। यही नहीं, थाईलैंड ने युआन क्लास की 2 S-260 सबमरीन की खरीद को भी टाल दी है। यह डील चीन के साथ लगभग $72 करोड़ की थी। गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के बाद मोदी जी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री से बात की थी। भारत के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी सीमा को लेकर तनाव के साथ साथ चीन ईस्ट एंड साउथ चाइना सी को लेकर भी कई देशों के साथ विवाद की स्थिति में है। इसको देखते हुए चीन ने अपने सैन्य ताकत को मजबूत और विस्तृत करने के प्रयास को तेज कर दिए हैं। हिंद महासागर तथा दक्षिण चीन सागर में अपने
सैन्य बेसों पर चीन की सक्रियता बढ़ने से दुनिया भर की नजरें उनकी तरफ है। भारत चीन स्टैंड ऑफ के दरमियान भारत ने ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत इंडियन आर्म फोर्स युद्ध की स्थिति में जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकती हैं। ऐसा ही सदस्य देश भी कर सकते हैं। इसके पहले भारत ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर के साथ भी ऐसा ही एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट के बाद हिंद महासागर तथा दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के विस्तारवादी फन को आसानी से कुचला जा सकेगा। इस एग्रीमेंट के बाद चीन को अब विवाद की स्थिति में स्ट्रेट ऑफ मलक्का के चोक होने का डर भी सता रहा है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का समुद्री व्यापार के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेट है। इस स्ट्रेट से एक दिन में लगभग 2000 व्यापारिक जहाजें निकलती हैं। स्ट्रेट से चीन के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 80% व्यापार होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस स्ट्रेट से विश्व के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 25% व्यापार होता है। चीन ने अपनी निर्भरता को स्ट्रेट ऑफ मलक्का से कम करने के मकसद से ही थाईलैंड के साथ करा कैनाल प्रोजेक्ट को साइन किया था, लेकिन अब यह चीन के लिए एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं रहा। भारत के स्ट्रांग डिप्लोमेसी का नमूना तब देखने को मिला जब चीन भारत के खिलाफ अपने एग्रेशन को बॉर्डर पर काफी हद तक बढ़ा रहा था। तब अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीफन बेजगुन ने क्वाड संगठन को नेटो की तरह एक सैन्य संगठन में तब्दील करने की बात कही। आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्वाड ग्रुप में भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया सदस्य देश हैं। यदि क्वाड ग्रुप का ट्रांसफॉर्मेशन नेटो की तरह सैन्य संगठन के रूप में होता है, तब भारत की धमक इंडो पैसिफिक रीजन में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण चीन सागर तथा हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को काउंटर करना तथा इसके अलावा यह संगठन इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को भी सुनिश्चित करेगा। इस बीच चीन के लिए जर्मनी से एक बुरी खबर आई। दरअसल जर्मनी इंडो पैसिफिक रीजन में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक स्ट्रेटजी पब्लिश किया है। इस स्ट्रेटजी में UNCOLS यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी का हवाला देते हुए कहा गया है, चीन का रवैया हिंद महासागर तथा दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में फ्री ट्रेड एंड नेविगेशन को लेकर गैर जिम्मेदाराना है। जर्मनी ने यह संकेत दिया है कि वह इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के गठबंधन को सपोर्ट करेगा और इसे ज्वाइन भी कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस क्षेत्र में कोई भी देश फ्री ट्रेड एंड नेविगेशन को अगर वायलेट करता है तो वह रूल को मेंटेन रखने के लिए दखल भी दे सकता है। इस स्ट्रेटजी से पता चलता है कि जर्मनी के निशाने पर भी चीन है। जर्मनी यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है तथा विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा भी उसी के सर है। भारत अपने डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी के थ्रू चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत भारत के रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्री हाल ही में ईरान का अप्रत्याशित दौरा किया है। इस दौरे के पीछे दो प्रमुख वजह बताई जा रही हैं। पहला, भारत चाबहार परियोजना के पहले चरण का कार्य पूरा कर लिया है, जिसके अंतर्गत पोर्ट का आधुनिकीकरण तथा संचालन शामिल था। हालांकि दूसरे चरण में ईरान के दक्षिण पूर्व बंदरगाह तथा अफगानिस्तान के बीच रेल लिंक का निर्माण शामिल था। दूसरे चरण के डेवलपमेंट के साथ ही भारत का व्यापारिक कनेक्टिविटी मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोप से भी हो जाएगा। इस बीच ईरान तथा चीन के बीच बढ़ती नजदीकी से भारत को यह डर सताने लगा था कहीं ईरान दूसरे चरण के डेवलपमेंट को कैंसिल ना कर दे। लेकिन ईरान के सकारात्मक रुख से साफ है कि इस रेल परियोजना का भी डेवलपमेंट भारत द्वारा ही किया जाएगा। इसके इतर चीन ने ईरान के साथ एक समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पर एक बंदरगाह का विकास करेगा। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरह व्यापारिक स्ट्रेट है। भारत अपनी डोमिनेंस स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरह यहां भी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए भारत को चीन तथा ईरान के मध्य हुए बंदरगाह परियोजना के डील को कैंसिल करवाना होगा, जिससे भारत युद्ध की स्थिति में चीन के व्यापार को बुरी तरीके से प्रभावित कर सके। आपकी इस घटनाक्रम पे क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।